अलीज़ा टॉक के मुअज़्ज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे ये 2 चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी अम्मी ने अब्बू को किसी औरत के साथ चक्कर चलाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, तो उसी वक्त मुझे साथ लेकर नानी के घर आ गई और अब्बू से तलाक ले ली। अब्बू ने मुझे अपने साथ रखने की बहुत कोशिश की, मगर अम्मी नहीं मानी। तलाक के कुछ ही वक्त के बाद नानी ने अम्मी की दूसरी जगह शादी कर दी और मैं नानी और मामुओं के रहमो करम पर थी। मामियाँ मुझसे नफरत करती थी। बड़े मामू का बेटा मुझे बहुत मोहब्बत करता था। मैं उसकी बातों में आ गई। हमारी मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। मगर एक रोज मेरे पैरों तले जमीन निकल गई जब मैंने अपने काजिन को, मैं 7 साल की बच्ची थी। अम्मी का चीखना चिल्लाना और अबू का बेबसी से मिन्नत समाजत करना सब मेरी समझ से बाहर था। मैं हवनक्कों की तरह अम्मी और अबू को लड़ता हुआ देख रही थी। अम्मी गुस्से से अपना और मेरा सामान पैक कर रही थी और अब्बू से लड़ाई भी कर रही थी, जबकि अब्बू मुसलसल अम्मी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो शायद चाहते थे कि मैं कोई भी बात ना सुनूं, मगर अम्मी अब्बू की किसी भी बात की परवाह नहीं कर रही थी। मुझे बस अम्मी की यही बातें समझ आईं कि अब्बू ने अम्मी पर जुल्म किया था और अम्मी का दिल दुखाया था। उस वक्त मैंने अब्बू को सर पकड़कर बेड पर बैठे देखा। अम्मी बहुत गुस्से में थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बैग को घसीटते हुए घर से जाने लगी, तो मेरी दादी मेरी अम्मी के आगे हाथ जोड़कर मिन्नत करने लगी कि वो एक बार ठंडे दिल से बात को समझने की कोशिश करे और बेटी की खातिर घर छोड़कर ना जाए। मगर अम्मी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी थी और मुझे लेकर हमेशा हमेशा के लिए नानी के घर आ गई। नानी के घर आकर अम्मी नानी के गले लगकर बहुत रोई थी। उन्होंने नानी से कहा था, मैंने बड़ों की मर्जी की खातिर चुपचाप सर झुका लिया, मगर इसका मुझे यह सिला मिला कि वो शख्स घर में मेरी नजरों के सामने अपनी कजिन के साथ चक्कर चलाता रहा है। मैं कब तक बर्दाश्त करती? आज उसको रंगे हाथों पकड़ लिया है। मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। अब खुदा के लिए आप लोग मुझे दोबारा उसके पास जाने के लिए मजबूर मत करना, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। अम्मी की बात सुनकर नानी तड़प गई और फिर उसके बाद नानी अम्मी की ढाल बन गई। जब मेरे मामुओं ने अम्मी को समझाकर वापस भेजना चाहा, तो नानी ने दोनों मामुओं को आड़े हाथों ले लिया और बोलने लगी, अगर ये जुल्म तुम्हारी बेटी के साथ होता तब भी तुम दोनों यही करते जो अपनी बहन के साथ कर रहे हो। खुदा से डरो, अब तुम ही इसके वारिस हो। मेरी बच्ची ने गुजारा तो किया था, अब इतनी खुलम खुला बेहयाई पर वो कैसे चुप रह सकती है? और मैं तो कहूंगी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक किया। ऐसे माहौल में रहकर उसकी मासूम बेटी भी खराब हो जाती। भला एक बच्ची की जिंदगी नॉर्मल कैसे हो सकती है जब उस घर में रहते हुए अपने बाप की ऐसी करतूतें देखे? उस रोज तो मामू चुप हो गए। वो चाहते थे कि नानी का गुस्सा ठंडा हो जाए, तो वो दोबारा उस बारे में उनसे जरूर बात करने की कोशिश करेंगे, मगर इसकी नौबत ही ना आई। अगले रोज जब मेरे बड़े मामू ने सुना मेरे अब्बू ने दूसरी शादी कर ली है, तो उनको अम्मी की बात पर एतबार आ गया और उन्होंने उसी वक्त अदालत में खुला का केस दायर कर दिया। दादी ने बहुत कोशिश की थी अम्मी तलाक ना ले और वापस घर आ जाए, मगर अम्मी की ना हाँ में नहीं बदली थी। सिर्फ इतना ही नहीं,
अम्मी ने मुझे भी उनके हवाले करने से साफ इनकार कर दिया था। मैं सारी सूरत हाल से इतनी परेशान हुई कि बीमार हो गई थी। मुझे अपने अब्बू याद आते थे। मुझे उनसे बहुत प्यार था। मैं उनकी लाडली बेटी थी। अम्मी की निस्बत मैं अपने अब्बू के करीब थी और शायद मैं अब्बू के साथ चली भी जाते, मगर नानी ने मुझे समझाया कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी अम्मी पर जुल्म किया है और दूसरी शादी कर ली। अब अगर तुम गई तो तुम्हारी सौतेली अम्मी तुमको मारेंगी और घर के काम कराएंगी और तुम्हारा बाप भी तुम पर जुल्म करेगा। ये सुनकर मैं सहम गई और मुझे अब्बू से डर लगने लगा था। इसलिए जब अब्बू ने भी मुझे अपने साथ ले जाना चाहा तो मैंने साफ इनकार कर दिया। और जब हर तरह के हरबे आजमाने के बाद भी अब्बू मुझे हासिल नहीं कर सके तो उन्होंने कोशिशें तर्क कर दी और दोबारा कभी मुझे लेने नहीं आए। और उनके हथियार डालने पर अम्मी ने भी जैसे सुख का सांस लिया था, वरना तो वो जले पैर की बिल्ली की तरह पूरे घर में बौखलाए हुए फिरती थी। उनको यही खौफ लाहक था कि अब्बू मुझे उनसे छीन लेंगे। मगर फिर कुछ ही वक्त गुजरा तो अम्मी ने मुझे नानी के हवाले किया और खुद ना जाने कहाँ चली गई। नानी का कहना था कि उसकी नौकरी लगी है, वो कमा कर तुम्हें पैसे भेजेगी और फ़ोन पर तुमसे बात करेगी। मुझे अम्मी की याद आती थी। मैं उनको याद करके बहुत रोती थी। मैं अम्मी से कहती थी कि मुझे आकर ले जाए, मगर अम्मी मुझे बहला देती थी। उनके जाने के बाद सबका रवैया मेरे साथ बहुत अजीब हो गया था। पहले मुमानिया मुझे कुछ भी नहीं कहती थी, मगर अब वो बात बात पर मुझे डांटने लगी थी। मामू भी मुझसे बेजार नजर आते थे और तो और नानी ने भी मेरी परवाह करनी छोड़ दी थी। मैं हैरान होती थी ऐसी कौन सी नौकरी थी जिस पर अम्मी मुझे साथ नहीं रख सकती थी। मगर जल्द ही ये राज भी खुल गया। जब एक रोज मामू के बच्चों के साथ लड़ाई हुई तो मामू की बेटी ने मुझे धक्का दिया और बोली, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये हमारे मामा बाबा का घर है। तुम जबरदस्ती हमारे घर रहती हो। तुम्हारे बाबा और मामा ने तुम्हें फेंक दिया है। उन्होंने शादी कर ली है और अब वो तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। मैं अपने कजनों की बात से बहुत परेशान हुई थी और रोती हुई बड़े मामू से उनकी बेटी की शिकायत लगाई तो मामू से पहले मुमानी बोली, तुम इतनी भी छोटी बच्ची नहीं हो जो बात को ना समझ सको। ठीक ही तो कहा है तुम्हारी माँ ने, और शादी कर ली है और अब वो कभी वापस नहीं आएगी और ना तुम्हारी परवाह है। ये तो तुम्हारे बाप की जिद में तुम्हें उससे छीना और ख्वामखा अपना बोझ हमारे सर पर डाल दिया। मुझे गुस्से से कहते हुए आखिर में मुमानी बड़बड़ाई और उनकी बातें मेरे दिल में खंजर की तरह लगी थी। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि अब्बू की तरह मेरी अम्मी ने भी शादी कर ली है और मुझे छोड़कर चली गई है। उस रोज मैं बेतहाशा रोई थी, मगर मुझे चुप करवाने वाला कोई नहीं था। अम्मी ने शादी कर ली थी और शादी के बाद बस गिनती के 3 चक्कर लगाए थे। उसके बाद दोबारा उन्होंने कभी नानी के घर का रुख नहीं किया था। और पहले तो वो फोन पर बात कर लिया करती थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी कॉल्स आना भी बंद हो गई। अब तो पहले ही मेरी तरफ से मायूस हो चुके थे और अब अम्मी ने भी मुझसे हमेशा के लिए अपने सारे ताल्लुक खत्म कर लिए थे। मैं एकदम से सहम गई थी और चुप चुप रहने लगी थी। मुमानिया अब खुलकर मुझ पर जुल्म करने लगी थी। वो अपने बच्चों का बचा हुआ खाना मुझे खिलाती और बेटियों की उतरन मुझे पहनाती। नानी ने भी इस मामले में चुप साध ली। वक्त गुजरता गया, नानी की वफात हो गई।
मैंने जवानी की दहलीज पार कर ली। माँ बाप की तलाक से मेरी जिंदगी में महरूमियां बढ़ गई, जिसकी किसी को परवाह नहीं थी। माँ बाप के होते हुए भी मैं लावारिसों वाली जिंदगी गुजार रही थी। कोई भी मेरा खैर ख्वाह नहीं था। बस मामू ने मुझ पर इतनी मेहरबानी की थी कि कभी भी मुझे पढ़ाई करने से नहीं रोका था। मुमानियों ने भी इस बात पर कोई एतराज नहीं उठाया था। जब मैं एफए के पेपर्स देखकर फारिग हुई तो पहली बार मेरे दिल में ये कसक जागी कि काश अब्बू एक बार आकर मुझे अपने साथ चलने का बोले, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो बचपन में आया करते थे। मैं उनके साथ चली जाऊंगी। मुझे इतना तो यकीन था कि अगर उस घर में मेरी सौतेली माँ जालिम भी होगी तो दादी और अब्बू का प्यार मेरे लिए बहुत होगा। दोनों ही मुझसे बहुत प्यार करते थे, मगर शायद मैंने अपने अब्बू को नाराज कर दिया था, इसलिए वो कभी भी लौट कर नहीं आए थे और ना ही कभी मुझसे राब्ता करने की कोशिश की थी। मैं बचपन से ही बहुत हसीन थी, सुनहरी लंबी जुल्फें और गुलाबी रंगत पर बड़ी बड़ी आंखें बहुत भली मालूम होती थी। मेरी मुमानियाँ और मेरी कज़नें मेरे हुस्न से खाइफ रहती, जबकि बड़े मामू का बेटा मुझ पर फिदा हो गया था। वो हाल ही में इस्लामाबाद से एमबीए की डिग्री हासिल करके वापस आया था। जब वो पढ़ने के लिए गया था उस वक्त मैं 14 साल की छोटी लड़की थी और अब मैं 19 साल की हसीन दोशीज़ा के रूप में ढल चुकी थी। यही वजह थी कि जब मेरा काज़न आया और उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो पलकें झपकना भूल गया। मैंने अपने काज़न की आंखों में अपने लिए पसंदीदगी साफ महसूस की थी, मगर मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा था। मैं पत्थर दिल हो चुकी थी। मगर कुछ ही वक्त में मेरे कज़न रोहेल ने मेरे दिल में अपनी पसंद जगा दी थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था और मुझसे बहुत इज्जत से पेश आता था। उसने वाज़ेह तौर पर यह बावर कराया था कि वो किसी के दबाव में आने वाला नहीं और मेरी खातिर अपने वालिदैन से टक्कर लेगा। कोई भी उसे रोकने की जुर्रत नहीं कर सकता। और फिर यह कि वो मुझसे शादी करके मुझे अपने साथ इस्लामाबाद ले जाएगा। रोहेल की बातों ने मुझे अंदर तक सरशार कर दिया था। मैं खुद को खुशकिस्मत समझने लगी थी कि ख़ानदान का सबसे पढ़ा लिखा और होनहार लड़का मुझे मिलने वाला था। और फिर इस बात की भी खुशी थी कि जिस औरत ने सारी ज़िंदगी मुझे अपने जूते की नोक पर रखा और नौकरानियों से ज़्यादा कुछ नहीं समझा था, वही औरत मुझे इज्जत देने पर मजबूर हो गई जब उसका बेटा उसकी आंखों के सामने मेरा हाथ थामकर मुझे इस्लामाबाद ले जाने लगा। रोहेल को जब मौका मिलता वो मेरे पास आकर अपनी मोहब्बत का इजहार करता और मुझे मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखाता, तो मैं शर्मा कर खुद में सिमट जाती थी। उसकी जू मायनी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती। मैं मोहब्बत और मान से रोहेल के सारे काम किया करती थी। अब मुझे मुमानियों के रवैये भी बुरे नहीं लगते थे और ना ही मेरी कज़न्स के हद तक आमेज़ लहजे अजियत देते। मैं खुशी खुशी हर बात को सहने लगी कि बस कुछ वक्त की बात है, फिर रोहेल की नौकरी लगेगी तो मेरे भी तकलीफ भरे दिन दूर हो जाएंगे। मुमानी मेरे बदलते रवैये पर हैरत का शिकार थी। कहाँ मैं हर वक्त मुरझाई रहती थी और मेरी आंखों में पानी रहता था, और अब हर वक्त मेरे चेहरे पर लाली बिखरी रहती और मेरे लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट सजे होते। वो मुझे कोई भी सख्त बात करती तो मैं पहले की तरह रोती नहीं थी, बल्कि खामोशी से उनकी बातें सुनती। इस बात ने मेरी मुमानियों को हैरत में डाल दिया। उनको मेरी दिमागी हालत पर शुबा होने लगा था और उनकी सोच जानकर मुझे बहुत हंसी आती
मैं दिल ही दिल में उनकी कैफियत का मजा लेती थी कि जब उनको असल बात पता चलेगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। छोटी मुमानी का तो बहुत बहुत ही बुरा हाल होगा जब वो एक मामूली सी लड़की को रोहेल की दुल्हन बनता हुआ देखेंगी, क्योंकि वो अपनी बेटी को रोहेल की दुल्हन बनाना चाहती थी और बड़ी मुमानी भी यही चाहती थी। मगर रोहेल ने दोनों औरतों के अरमानों पर पानी फेरा हुआ था और वो हकीकत से बेखबर मुस्तकबिल की प्लानिंग में मसरूफ थी। उन दोनों औरतों ने मेरी जिंदगी बहुत अजीरन की थी। मेरा बचपन मुझसे छीना था। घरों में नौकरों की फौज होते हुए भी मुझसे काम कराए जाते और हमेशा अपनी बेटियों की उतरन पहनाई थी। अब इतनी सजा तो बनती थी जब वही लड़की खानदान की सबसे बड़ी बहू बनने वाली थी। मुमानियों के बरक्स छोटी मुमानी की बेटी अलीना बहुत ही तेज तरार और चालाक लड़की थी। उसने बहुत बारीक बीनी से मेरे बदलते रूप का जायजा लिया था। वो खटक गई थी। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर थी जो मैं इस तरह अचानक से बदल गई। वो मेरी टोह में लगी रहती और एक बार तो मुझसे पूछ भी लिया, आखिर ऐसा कौन सा कानून का खजाना तुम्हें मिला है कि तुम एकदम से इतनी खुश रहने लगी हो, वरना तो हर वक्त तुम्हारे मुंह पर 12 बजे रहते थे और शक्ल ऐसे बनाई होती जैसे महारानी पर बहुत ज्यादा जुल्म हो गया। मगर अब तो तुम्हारे अंदाज ही बदल गए और ये तब से हुआ है जब से रोहेल वापस आया है। कहीं तुम्हारे इस बदलते रवैये के पीछे रोहेल तो नहीं है? अलीना के इतने दुरुस्त तज्जिये पर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मुझे उससे शदीद खौफ महसूस हुआ था। मैं थर थर कांपने लगी थी कि अगर उसको सच्चाई का इल्म हो गया तो। मैं हरगिज नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि रोहेल ने मुझे मना किया था कि अगर शादी की बात चलने से पहले इस बात का किसी को भी पता चला तो वो मुझसे दूर हो जाएगा और अपनी अम्मी की पसंद की हुई लड़की से शादी कर लेगा। रोहेल की ये धमकी मेरी जान लेने के लिए बहुत थी। मैंने सारी जिंदगी इंतहाई महरूमी में सिसक सिसक कर गुजारी थी। अब मुश्किल से तो रोहेल के नाम पर मुझे जिंदगी का मजा मिलने वाला था। अगर वो भी मेरे हाथ से चला जाता तो मैं जीने के काबिल नहीं रहती। और फिर ये हकीकत जान लेने के बाद मुमानियों का रवैया मेरे साथ मजीद बदतर हो जाएगा। बड़ी मुमानी तो वैसे भी मुझसे बहुत खार खाए रहती थी। अक्सर ही बड़े मामू से कहती, मैं तो कहती हूं जब भी अंधा काना रिश्ता आए अपनी भांजी को उसके साथ रुखसत करो। मैं इसकी जिम्मेदारी से थक गई हूं। जवान हो गई है और जिन माँ बाप का खून इसकी रगों में दौड़ रहा है, मुझे तो डर है ये कोई रंग ही ना दिखा दे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारी बहुत ज्यादा रुसवाई होगी और तुम पछताते रह जाओगे। उमानी की बातें मेरा दिल चीर लेती। वो मेरे वालिदैन को बदकिरदार कहती थी और सिर्फ इतना ही नहीं, उनका कहना था कि मैं भी अपने माँ बाप की तरह बदकिरदार लड़की हूं। हालांकि मैं ऐसी नहीं थी। मैंने सारी जिंदगी बहुत संभल कर गुजारी थी। कभी भी किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। हमेशा खुद को संभाल कर रखा। ये तो रोहेल था जिसने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे किया था। उसके साथ भी मैंने कोई गलत ताल्लुकात नहीं बनाए थे, ना ही कभी उसके साथ अफेयर चलाने की कोशिश की। जब भी रोहेल मेरे साथ कोई बात करता तो मैं शर्मा कर वहां से हट जाती थी। मैं इस जिंदगी से तंग आ चुकी थी। अगर मेरे माँ बाप ने कुछ गलत भी किया था तो उसकी सजा मुझे दी जा रही थी, जो कि सरासर ज्यादती थी। और अब अलीना की बात ने मुझे सहमा कर रख दिया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने अलीना से कहा, हाँ, मैंने खुद को बदल लिया है। क्योंकि मेरी दोस्त ने मुझे कहा, रोती धोती रहोगी तब भी तुम्हारे हालात नहीं बदलने वाले। बेहतर है खुश रहा करो।
अपने गम अपने तक रखो ताकि किसी को तुमसे हमदर्दी करने का मौका ना मिले। बस इसीलिए मैं खुश रहती हूँ। अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं दोबारा से पहले जैसे हो जाती हूँ। ये बात कहकर मैं अपने कमरे में चली आई। बर वक्त मेरे जहन ने काम किया और मेरी दोस्त की वो बात जो उसने बहुत पहले मुझसे कही थी वो आज दोहराते। अलीना की गहरी नजरों ने दूर तक मेरा पीछा किया। जाने उसको मेरी बात का यकीन आया भी था या नहीं, मगर मैंने सोच लिया कि अब मैं संभल कर चलूंगी। मैं रोहेल को खोना नहीं चाहती थी। फिर मौका मिलते ही मैंने रोहेल को ये बात बताई तो वो भड़क गया और मुझे कहने लगा, संभल कर रहा करो, खबरदार किसी को इस बारे में मालूम नहीं होना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती किसी भी किस्म का कोई मसला खड़ा ना हो। अगर ये बात खुली तो अम्मी तुम्हारी शादी किसी भी XYZ से शादी करा देंगी यार। मैं भी नहीं रोकूंगा। अब जाओ यहां से, मेरे दोस्त आने वाले हैं। वो उस वक्त फोन पर बात कर रहा था जब मैंने उसे टोका था। यकीनन उसको इसी बात का गुस्सा आया होगा, तभी उसने मुझे खरी खरी सुना दी। मुझे रोहेल के अंदाज पर रोना तो बहुत आया, मगर मैंने खुद ही खुद को वजह बताकर अपने दिल को संभाला कि वो तो मुझसे मोहब्बत करता है, बस मेरे भले के लिए ही मुझे डांट रहा था। और रोहेल को मनाने की खातिर मैं उसके दोस्तों के लिए चाय और दीगर लवाजिमात तैयार करने लगी। मैं हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बनाना चाहती थी ताकि रोहेल खुश हो जाए और उसका गुस्सा ख़त्म हो जाए। उसके दोस्त आ चुके थे और वो अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे में था। सारा कुछ तैयार करके मैं रोहेल के कमरे में देने के लिए गई तो रोहेल के कमरे से आती आवाज़ों ने मेरे कदम जकड़ लिए। रोहेल के दोस्त कह रहे थे, ये क्या चक्कर चला रखा है तुमने? एक तरफ तो तुम अपने चचा की बेटी के मंगेतर हो और दूसरी तरफ अपनी फूफू की बेटी के साथ चक्कर चला रखा। भाई हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, कहीं तुम 2 शादियों का तो नहीं सोच रहे? उनकी बात पर रोहेल हंसा और कहने लगा, पागल समझ रखा है, उस लावारिस से कौन शादी करे? वो तो बस ऐसे ही शादी से पहले वाले मजे के लिए उसको बहला रखा है यार, समझा करो भाई। बेवकूफ लड़की है, हैंडसम लड़का देखा नहीं और फिसल गई। मेरे भी मजे हैं, जब तक शादी नहीं हो जाती उसके साथ अच्छा टाइम पास हो रहा है और बहुत जल्द अपनी बातों में बहलाकर उसके साथ वक्त गुजारने वाला हूं। शादी से पहले भी कुछ मजे होने चाहिए यार। इस्लामाबाद की रंगीनियां याद आती हैं। रोहेल की बात पर सब हंसने लगे और मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था रोहेल मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मैं बामुश्किल खुद को संभालते हुए किचन तक आई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं कैसे भूल गई कि मैं वो लड़की हूं जिसे उसके माँ बाप ने भी कबूल नहीं किया था। अगर आज रोहेल का ये रूप ना देख लेती तो जाने उसकी मोहब्बत में मैं किस हद तक चली जाती। क्या होता अगर मैं उसकी बातों में आ जाती और अपनी इज्जत गवा बैठती। ये सोचकर ही मैं लरस गई थी। कितना घटिया निकला था रोहित। मैं पूरी तरह टूट गई थी। मैंने खुद को संभाला और रोहेल पर जाहिर नहीं होने दिया कि मैंने उसका असल रूप देख लिया। उसके बाद मैंने पहली फुर्सत छोटे मामू से बात की। बड़े मामू की निस्बत छोटे मामू मुझसे कभी कभार नरमी से पेश आया करते थे। उस वक्त भी जब मैंने उनसे अपने अब्बू का कांटेक्ट नंबर मांगा तो मेरी बात सुनकर वो चौंक गए और हैरत भरी नजरों से मुझे देखने लगे। फिर कुछ बोले बिना अपने मोबाइल पर मुझे अब्बू का नंबर मिला कर दिया। पहली ही बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई थी। इतने अरसे के बाद मैं अपने अब्बू की आवाज़ सुन रही थी। अब्बू की आवाज़ सुनते ही
मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे थे। मैंने भीगे लहजे में अब्बू से कहा, मैं उनके पास आना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर अब्बू ने कॉल काट दी तो मेरा दिल एकदम से अथाह गहराइयों में जा गिरा था। उन्होंने तो मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं दिया था, तो क्या वो भी मुझसे थक चुके थे? इस सोच ने मेरी रूह जिस्म से खींच ली थी। मैं मरे कदमों से अपने कमरे में आ गई और बेतहाशा रोते हुए अपनी किस्मत पर मातम करने लगी। मगर चंद घंटों के बाद मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही जब बड़ी मुमानी ने बड़े हैरत भरे लहजे में मुझे बताया कि मेरे अब्बू मुझे लेने आए थे। अब्बू की आमद मेरे साथ साथ बाकी सब घर वालों के लिए भी हैरानगी का बायस थी। सबको यही लगा था कि वो मुझे भूल चुके हैं, मगर मेरी एक फोन कॉल पर वो दौड़े चले आए थे। मैं तड़प कर अब्बू के सीने से जा लगी थी। वहां पर मौजूद सभी अब्बू की पर्सनैलिटी से बहुत मरूब हो रहे थे। उनके हुलिये और चाल ढाल से साफ मालूम हो रहा था वो पैसे के लिहाज से उन सबसे भी कहीं ज्यादा अमीर हो चुके थे। फिर मैंने एक मिनट भी रुकना गवारा नहीं किया और अब्बू का हाथ थामे उस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली आई थी। अब्बू मुझे पाकर बहुत खुश थे। वो बार बार मेरा माथा और हाथ चूम रहे थे। उनके अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि उन्होंने मुझे बहुत याद किया था। ददियाल में भी सबने बहुत मोहब्बत से मुझे खुशामदीद कहा था। सौतेली माँ भी वहां मौजूद थी। मेरी सोच के बरक्स उसने मुझे सीने से लगाया और खूब प्यार किया। अपनों का साथ पाकर पहली बार सुकून महसूस कर रही थी। फिर मौका मिलने पर मैंने अब्बू से तलाक की वजह पूछी तो अब्बू ने मुझे बताया, तुम्हारी माँ शादी से पहले किसी और को पसंद करती थी। मैं उसकी फूफो का बेटा था। मेरे मामू को जब बेटी के अफेयर का पता चला तो वो बहुत गुस्से हुए और बेटी की जबरदस्ती मुझसे शादी करा दी। इस बात का तुम्हारी माँ को बहुत गुस्सा था। वो गम और गुस्से की आग में जल रही थी। उसने मुझे कबूल ही नहीं किया था, मगर मैंने मामू के वादे की लाज रखी और हर मुमकिन कोशिश की कि तुम्हारी माँ मुझे कबूल कर ले। मगर शादी के 7 साल बाद भी मैं उसका दिल नहीं जीत सका। मामू की वफात के बाद तो उस औरत को जैसे मौका मिल गया मुझसे जान छुड़ाने का। वो मुझसे झगड़ने लगी थी। उन्हीं दिनों मेरे चचा की बेटी बेवा होकर हमारे घर आ बैठी। मुझसे उम्र में बड़ी थी। मैं बड़ी बहनों की तरह उसका एहतराम करता था। वो दुखी थी। उसके वालिदैन इस दुनिया में नहीं थे। वारिसीन के नाम पर सिर्फ हम लोग ही थे, इसलिए हमारे घर ही आना था। उस रोज वो बीमार थी और मैं दवा देने के लिए गया तो तुम्हारी माँ पीछे चली आई और हम दोनों पर इल्ज़ाम लगाया कि हमारा चक्कर चल रहा है। उसने हमारी एक भी नहीं सुनी। सब घर वाले उसे समझाना चाहते थे, मगर मैं समझ गया था कि वो बहाने तलाश कर रही है। इसलिए मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई और उसके जाते ही मैंने आसिफा से निकाह कर लिया। मेरी बीवी की वजह से उसका किरदार भी मशकूक हो गया था। मेरा फर्ज बनता था कि मैं उसे अपना नाम दूं। ये थी असल वजह। तलाक लेने के बाद तुम्हारी माँ भी आज़ाद हो गई और अपनी पहली मोहब्बत से शादी रचा ली। मैंने तुम्हें अपने पास रखने की बहुत कोशिश की, मगर जब भी फ़ोन करता तुम्हारी नानी मुझसे तुम्हारी बात नहीं करवाती थी। फिर तुम्हारी नानी ने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ शादी के बाद तुम्हें अपने साथ अमेरिका ले गई है। तब मैंने राब्ता करना छोड़ दिया। मुझे नहीं मालूम था कि तुम उसी घर में रहती हो। अगर मुझे पता होता तो मैं पहली फुर्सत में तुम्हें अपने पास ले आता। तुम तो मेरी इकलौती औलाद, मेरी प्यारी बेटी हो। तुम्हारे बाद मैंने कभी और औलाद की ख्वाहिश नहीं की।
अब्बू मुझे सीने से लगाए रो रहे थे और मैं भी रो रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरी माँ मेरे साथ इतना जुल्म करेगी और सिर्फ अपना मफाद पाने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। अगर उसे जाना ही था तो चली जाती और मुझे अब्बू से दूर ना करती तो मुझे इतना कुछ ना झेलना पड़ता। मैंने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि रोहेल का रूप देखने से मुझे हिम्मत आई और मैंने अपने बाप से राब्ता कर लिया। आज मैं अपने घर में बहुत खुश और मुतमईन हूँ। दोस्तों, ये थी एक ऐसी माँ की कहानी जिसने अपनी खुदगर्जी के लिए अपनी सगी बेटी की जिंदगी तबाह कर डाली। हमारे मुआशरे में ज़रूरी नहीं कि हर माँ एक जैसी हो और हर माँ के कदमों तले जन्नत हो, क्योंकि खुदा ने ऐसी जालिम माँओं के कदमों में जन्नत नहीं रखी। वो माएँ जो अपने बच्चों पर अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर देती हैं सिर्फ उनकी इज्जत और आबरू बचाने के लिए, उनको अच्छे से अच्छे तालीम और तरबियत देने के लिए। सिर्फ उन माँओं के कदमों में जन्नत है। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से बहुत सारी माँओं ने बहुत कुछ सीखा होगा। हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसमें लड़कियों को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। इस कहानी से मुतालिक अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आप मेरी कहानियाँ कहाँ से सुनते हैं? अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर बताया करें। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर हसान का, जो कि दुनियापुर पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और मिस तूबा का, जो कि लाहौर पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। दोस्तों, कहानियों को अपने प्यारों तक लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि किस कहानी से किसको क्या सीखने का मौका मिले। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अलीज़ा कमल को अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर रहे।